नियम चल रहे थे। पहला नियम कौन सा बताएं? चतुर्थी विभक्ति के नियम चल रहे थे ना। चतुर्थी चतुर्थी के चार्जिंग करने का ताजा चालू ठेवली तर चालणार नाही. झाले एकदम आंदोलन दिसलं म्हणतो. कल पहला नियम कौन सा बताया था? कर्म के कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदानम. कर्म के द्वारा जिसकी इच्छा की जाती है उसे इच्छा करता है. और दूसरा क्या कहते हैं? क्रिया के द्वारा जिसकी इच्छा करता है. क्रिया के द्वारा या कर्म के द्वारा. कर्म यानी क्रिया, ऐसे दो अलग अलग शब्द लेकिन भाव एक ही है. यानी जो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको संप्रदान करना. आगे दूसरा नियम कौन सा बताया? दान के द्वारा. संप प्लस दान. संप्रदान. संप्रदान. तो क्या कहा कि दान के द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाता है, दान के द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं. संप्रदान की विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी. चतुर्थी विभक्ति होती है. जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है. किसके लिए करे? जो कारण है उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है. रुच धातूचा काय नियम सांगितला? केले का नाही अभ्यास? ते काय तुम्ही वाक्य करून आता म्हटलं तरी वाक्य पण करना है और ये नियम भी देखना है ना. रुच धातु के लिए कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी. जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है. रुच और रच. रच और आगे कौन सा? धार. धार धातु. दाता की. ध्रुव का धार होता. धार येते. ध्रुव का धार. तो उसका धार धातु का अर्थ क्या है? कर्ज देने वाला. देने वाला. ऋण देने वाला. ऋण देने. तो धार धातु का अर्थ है ऋण लेना. देने वाला नहीं, लेने वाला. और उसकी ऋणदाता की, जिससे ऋण ले रहा है, कर्ज ले रहा है, उसकी चतुर्थी होती है. तो उसका उदाहरण क्या दिया था? राम. राम का देवदत्त 100 रुपए कर्ज लेता है. राम का देवदत्त 100 रुपए कर्जदार है. सारे को कर्ज देता है, कर्जदार है. कर्जदार चाहिए, कर्ज देता है नहीं, कर्जदार. ऋण लेना अर्थ है ना. ऋण लेना है, वहां पर कर्जदार ऐसा लिखना है. तो किसका कर्जदार है वो? 100 रुपए राम का. राम का. इसलिए कौन सी विभक्ति आई? चतुर्थी. राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति. रामाय. रामाय धारयति. रामाय धारयति. रामाय शतम धारयति. आगे इतने हो गए थे ना. रुच धातु का एकाद उदाहरण. दूसरा रुचिचं लिहिलं नाही ते वर्ष. जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है. अच्छा, क्या है? जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है उसके लिए उदाहरण कौन सा लिखा है? मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ. अहम पढ़ाय गच्छति. अध्ययन करने के लिए जाता है. शब्द. हिंदी का संस्कृत. अहम विद्याध्ययनाय गच्छामि. आगे दूसरा उदाहरण एकच लिहिलेलं. एकच लिहिलेले. मिलने के लिए संस्कृत मध्ये काय? प्राप्त करना. आप जाते हो तो मिलना. मिलने प्राप्त करने के लिए क्या लिखना है? मैं मित्र को मिलने के लिए जाता हूँ.
मित्राय अहम मित्राय मिलने के लिए देखना याद नहीं है। आगे रोज धातु के लिए त्याने लिहिलं. अच्छा ठीक है, आप सभी ने उसके उदाहरण लिखे होंगे तो मेरे मोबाइल पर भेज दीजिए आप। तो एक बार देख लेंगे। और जिसके उत्तर पत्रिका आपकी चेक करने रह गई है, चतुर्थी विभक्ति के नियम के पहले करनी थी लेकिन वो हुआ नहीं, दिमाग से निकल गया। तो अभी इसको खत्म ते करके काल द्वितीय विभक्तीचं काय उपसर्ग राहिले म्हणत होते ते. हाँ, आगे आगे का नियम एक बार आपने उत्तर पत्रिका फटाफट ले ठीक आहे. मेरे पास एक होऊ दे सगळं. पहिला उत्तर पत्रिका, मग ते द्वितीय विभक्तीचं काय आहे ते, मग याची पूर्ण होती. एक दो पहले लिखाते हैं कि बाहर एक वही नसते वही कसली असे जायपट्टीचे त्याच्यात ज्योतिषाचं लिहिलेलं आहे. ज्योतिषाचं लिहिलं तर टेबलावर सर्व खालच्या कपाटात तुमच्या रूममध्ये हॉलच्या पाठी टेबलच्या पाठी। तो एक नियम लिखो तब तक, क्योंकि सभी के प्रश्न पत्रिका आ गए हैं लेकिन उत्तर पत्रिका नहीं थी। मैंने सिर्फ वो एक ही दिन लिया था, तो एक बार वो विषय खत्म करते फिर आगे का विषय लेते, क्योंकि वो सही टाइम नहीं मिल पा रहा है उसके लिए। आप पहले उसके उत्तर पत्रिका आप करो उसका। तो उसमें कितने हो गए थे आपके दूसरा हो गया था ना कि अकारांत पुल्लिंगी उपहाची और उपहार शब्द। उसके बाद पापम और मित्रम शब्द, इन दोनों में से यदि आपका बराबर आया होगा तो 10 में से यहाँ पर ढाई का एक उत्तर है वो। जीव यदि आपने अच्छा लिखा होगा तो 2.5 का है, और पापम या मित्र में से एक लिखा होगा तो नहीं। उसके बाद अली शब्द है, तो अली शब्द कर्म जैसे कारण तो पुल्लिंग है ना, तो उसको क्वेश्चन नंबर 3 और अली शब्द के पुल्लिंग, तो आप तो निकालो पहले अली अली अलयः प्रथमा अली अली अलीन द्वितीया अलीना अलिभ्याम अलिभिः तृतीया अलिभ्याम अलिभ्यः चतुर्थी अलेहि अलिभ्याम अलिभ्यः पंचमी अलेहि अल्योः अलीना षष्ठी अलो अल्योः अलीषु सप्तमी हे अली हे अली हे अलयः संबोधन। यदि ऐसा लिखा होगा आपने तो बराबर है। अली
और दूसरा शब्द दिया था ऋषि। पेपर चेक करना है पहले इसको। याली शब्द है विकारांत पुल्लिंगी, उसके साथ दूसरा शब्द दिया था ऋषि। ये चेक करो आप, जो आपने लिखा है उसको ये चेक करो, फिर उसके बाद ये चेक करना। हे एवढंच दाखवा, झूम करू झूम केलं ऋषी कारण का नेट व्यवस्थित नाही, जरा हे अंधुक दिसायला. ऋषी होतं सगळ्यांनी ऋषी येणं प्रथम ऋषी 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 चेक हो गया क्या आपका? एक बार देख लो अच्छी तरह से, जान गलतियाँ सुधार लो। ये आली शब्द अब ऋषी शब्द है। ऋषि ही ऋषि ऋषयः प्रथमा ऋषि 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 यहाँ पर ऋषि ना न का न होता है क्योंकि श है ना, हाँ श के आगे ना यहाँ ना पर न का न बनता होता है, है. आगे स्वर है बीच में वैसे। ऋषिना ऋषिभ्यां ऋषिभिः तृतीया, ऋषये ऋषिभ्यां ऋषिभ्यः चतुर्थी, ऋषये ऋषिभ्यां ऋषिभ्यः पंचमी, ऋषये ऋषोः ऋषीणां षष्ठी, ऋषौ ऋषोः ऋषीषु सप्तमी। हे ऋषि हे ऋषि हे ऋषिभ्यः संबोधन। तो अब यहाँ पर आगे आपने किया है बराबर। अब उसके आगे एकारांत नपुंसकलिंगी वादी शब्द, ये ऋषि चेक करो तब तक वादी शब्द। प्रथमा व द्वितीय विभक्ति के द्विवचन और तृतीय बहुवचन द्वितीय का दीर्घ ही आता है ना। द्वितीय का बहुवचन और प्रथमा द्वितीय का द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा द्वितीय का बहुवचन ऋषि द्विवचन दीर्घ ही है। हाँ अच्छा द्विवचन बोल रहे हैं। हाँ मतलब प्रथमा द्वितीय का द्विवचन बहुवचन दीर्घ ही आता है। ऋषि नाम यहाँ पर नाम भी दीर्घ ही चाहिए, कवि नाम है ना। ऋषि नाम की कली नाम में भी वैसा लिखा होगा तो आप दुरुस्त कर लेंगे उसको। अब आगे वादी शब्द, ये चेक करो आपका पेपर। वादी वादी में
दो क्वेश्चन आपने 2-3 दिन पहले किया था। हाँ, तो फिर वो अभी चेक हुए होंगे आगे, तो उसके आगे का चेक कर रहे हैं। वारी वारिनी 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 प्रथम वारी वारिनी द्विवचन दीर्घ है। वारिना वारिना नी दीर्घ है ना वारिनी वारी वारिनी 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 री रस्व आणि दीर्घ वारी वारिनी वारिनी प्रथमा वारी वारिनी वारिनी द्वितीया वारिना वारिभ्यां वारिभिः तृतीया वारिना वारिभ्यां वारिभिः वारिने वारिभ्यां वारि वारिनः वारिभ्यां वारि वारिनोः वारिणां षष्ठी वारिने वारिने वारिनोः वारी विषु सप्तमी ऋषि चेक हो गया आपका वारिश हे वारे हे वारी हे वारिनी हाँ झाले जास्त ठेवायचं हां दोन्ही पण दिसतात आता एक ऋषि शब्द हो गया और वारी शब्द है वारी वारिनी वारी वारी प्रथमा रस्व का देखिए निदीर्घ चलिए नी दीर्घ यहाँ है पर दीर्घ है नी रस्व है वैसे तृतीय विभक्ति का भी वैसा लिखना वारी वारिनी वारिनी प्रथमा द्वितीया द्वितीया वारिना वारिभ्यां वारिभिः तृतीया वारिने वारिभ्यां वारिभ्यः चतुर्थी वारिनः वारिभ्यां वारिभ्यः पंचमी वारिनः वारिनोः वारिणां षष्ठी वारिने वारिनोः वारीषु सप्तमी हे वारे हे वारी हे वारिनी हे वारिनी संबोधन इसको चेक करो पहले तब तक सुरभि शब्द अब अपना यह शब्द चेक करना है रस्व दीर्घ शब्द जो लिखा है आपने
प्रथमा सुरभि सुरभिनी सुरभिनी द्वितीया। जिन्होंने ये वाले लिखा हो दोनों में से कोई लिखा होगा ना, जिन्होंने सुरभि लिखा है उनके लिए सुरभिना सुरभिभ्याम सुरभिभिः तृतीया सुरभिने सुरभिभ्याम सुरभिभ्यः चतुर्थी सुरभिनः सुरभिभ्याम सुरभिभ्यः पंचमी सुरभिनः सुरभिनोः सुरभिनां षष्ठी सुरभिनी सुरभिनोः सुरभिषु सप्तमी। हे सुरभि हे सुरभे हे सुरभिनी हे सुरभि संबोधन। ये हो गए आपके अकारंत इकारंत नाम। अब उसके संस्कृत शब्दों के अर्थ लिखने के लिए बोला है। प्रश्न चौथा। प्रश्न है 4 नंबर का। नीचे लिखे हुए संस्कृत शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द है व्याध। व्याध यानी शिकारी पारधी। शिकारी। तो प्रश्न 5वां होता ना, प्रश्न 5वां होता ना। चौथा वो कवि शब्द है शायद आपको दिया। हाँ कवि शब्द है। कवि शब्द बाद में जो पेपर लिखा उसमें बाद में कवि शब्द चलाकर उसका अर्थ लिखिए। हाँ तो कवि शब्द चलाओ पहले। कवि कवि ही चलाना है तो कैसे होगा? कवि ही कवि कवयः प्रथमा कवि कवयः प्रथमा कविं कवि कवीन् द्वितीया कविना कविभ्यां कविभिः तृतीया कवये कवि कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी कविभ्यः चतुर्थी कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी कवेः कव्यो कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी कवौ कव्योः कवीषु सप्तमी। हे कवे हे कवि हे कवयः संबोधन। हे कवि हे कवि हे कवयः संबोधन। अब यहाँ पर एक कवि कवि एक कवि दो कवि बहुत सारे कवि। हाँ कवि को यहाँ पर एक लिख लेना, यहाँ पर दो कवि लेना और एक बहुत सारे कवि। आप यहाँ पर क्या कवि को कवि में है तो कवि को कवि को एक ही लिख लेंगे को ऐसा करके। एक कवि कवि को दो कवियों को बहुत सारे कवियों को। तीसरा है के लिए को लगा करते हैं। तीसरे के लिए के द्वारा से ऐसा दोनों लगता है से और के द्वारा। तो कवि ना है ना तो एक कवि के द्वारा दो कवियों के द्वारा बहुत सारे कवियों के द्वारा। तीसरा है नहीं कवि तीसरा द्वितीय को है ना तृतीया को से द्वारा से और द्वारा। कवये कवये में चतुर्थी विभक्ति के लिए के लिए लगता है। एक कवि के लिए एक बच्चे ना एक कवि के लिए दो कवियों के लिए बहुत सारे कवियों के लिए। पंचमी को से प्रत्यय लगता है। एक कवि से दो कवियों से बहुत सारे कवियों से। अब ये षष्ठी को तो कवि को एक कवि को आएगा को काफी आएगा यहाँ पर। एक कवि को दो कवियों को बहुत सारे कवियों को। अब सप्तमी है बीच में ऊपर बीच में ऊपर नीचे सब। एक कवि में दो कवियों में बहुत सारे कवियों में। और संबोधन में है हे कवि हे कवि हे दो कवियों हे दो हे बहुत सारे कवियों। इस प्रकार यदि आपने लिखा होगा
तो 10 में से 10 मार्क मिलते हैं। आगे का प्रश्न यहाँ पर आपको लिखना है, लिखो लिखो के द्वारा के लिए से ओ और बीच हो गया। अब इसके बाद नीचे लिखे हुए शब्दों का अर्थ, संस्कृत के अर्थ, संस्कृत शब्दों के अर्थ लिखिए। तो व्याध शब्द का अर्थ क्या है? शिकारी पारधी। शिकारी या पारधी, शिकारी या पारधी, दोनों में से एक लिखा होगा तो बराबर होगा आपका उत्तर। दूसरा है अधिपति, मालिक स्वामी। अधिपति मालिक या स्वामी, दोनों में से एक लिखा होगा तो बराबर होगा। आगे तीसरा योद्धः। योद्धः लड़ने वाला शूर पुरुष। योद्धः लड़ने वाला शूर पुरुष। सुदह। योद्धः, उसके बाद सुदह है क्या? हाँ, रसोइया। सुदह, पांच कलही। झगड़ा, कलह। झगड़ा। 6 वायसः, कौवा। वायस, मतलब बाद में जो प्रश्न लिखे उसमें आगे पीछे हो सकता है, आप उसको जैसा जैसा आएगा आपको आप उत्तर लिख देंगे। कौवा। लिखना। दुर्जटिः। दुर्जटिः। शंकर शिवदेव। शिवदेव, बीच में नहीं गया शायद। व्रीहि, अनेक जाति के चावल। रह गए ना, जहाँ पर व्रीहि ही लिखा होगा वहाँ पर अनेक जाति के चावल लिखना है। न नहीं। नवे है, उसका अर्थ है नहीं। पापम, पाप। पाप। पानी ही। और पानी ही। पानी, पानी ही। हाथ। आगे पीछे हुए होंगे ना, अच्छे से चेक कर दीजिए। क्रम से नहीं है, शायद आगे पीछे लिखा होगा इसमें उत्तर। मैंने इसे मूल शब्दों को पहले से लिखा है, यहाँ पर व्रीहि है। व्याध यानी शिकारी या पारधी, अधिपति यानी मालिक या स्वामी, योद्धः यानी लड़ने वाला शूर पुरुष, सुदह यानी रसोइया, कलह यानी झगड़ा, वायस यानी कौवा, दुर्जटिः यानी शिवदेव, व्रीहि यानी अनेक जाति के चावल, न यानी नहीं, पापम यानी पाप, पानी ही यानी हाथ। तो इस प्रकार ये है। आप यदि चेक किया होगा आपने तो बाकी के लिखते हैं। आप हिंदी अर्थ लिखना है इनका, ये आपका हुआ होगा तो ऊपर का पोस्ट लिखते हैं। दैव, भाग्य। विधि ही। इसका संस्कृत शब्द क्या है? भाग्य। विधि ही। विधि। दूसरा है मेहमान, अतिथि ही। इसका संस्कृत शब्द है अतिथि ही। आगे बाग। बाग। व्याघ्र। बाघ यानी व्याघ्र।
3 4 चोर स्तेनः स्तेनः चोर स्तेनः स्तेन 5 बिल्ली बिडालः इंद्र विडाल 6 इंद्रधनुष्य इंद्रधनुष्य पविः पवीह 7 ग्रंथकार कविः कवीह पहाड़ गिरिः गिरीह 9 भी भी आणि अपी 10 देवलोक स्वर्गः देवलोक स्वर्गः सर्ग बोजा भारः 12 हाँ, देखो आपके एक कार्यबद्ध दाखवली इथलं वरचं दाखव. फोन आलता बघा. वंजाळे अक्का वंजाळे ते बघायचे. दिसते ना व्यवस्थित आणि एकदा खालचं दाखवली आणि त्याच्यानंतर वरचं दाखव. आता खालचंच आहे. वरचं दाखव. ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 6 हो गए. 6 हो गए. हाँ ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न 6वां और वो 7वां प्रश्न ऊपर का. ये तो आपके नोटबुक में इसके अर्थ होंगे तो आप इसको बाद में यदि अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बाद में देख भी सकते हैं. जो महत्व का है वो लेंगे अभी तक. दोन्ही दिसते का व्यवस्थित? जूम करून दाखवा. हाँ जमच केले. आगे आगे के संक्षेप में उत्तर दीजिए. संक्षेप में उत्तर दीजिए. तो यहाँ पर पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां. अब 7वां में क्या है, संक्षेप में उत्तर देने के लिए बोला था. तो इसमें क्या लिखा था कि विसर्ग का वो कब होता है. तो बोल विसर्ग का वो कब होता है? विसर्ग के पूर्व में अह विसर्ग ये पूरा लिखना था आपको. विसर्ग के पूर्व में अहो अहो और आगे अ या मृदु व्यंजन हो. अहो और आगे या पश्चात एवढंच दाखव मी तेवढं लिहिलं थोडं. विसर्ग के पूर्व में अ हो और पश्चात अ अथवा मृदु व्यंजन हो. मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ होता है. व्यंजन हो तो विसर्ग का उ होता है. ये आपके पास नियम लिखा है. वो होता है. और पूर्व का अ और आगे का ओ मिलाकर ओ और पूर्व का ओ और ऊ मिलकर ओ होता है. वो होता है. उदाहरण जो भी होगा बहुत सारे उदाहरण आते हैं. रुको जयति आता है. फिर राम जयति आएगा. जो भी उदाहरण आप लिख सकते हैं वो बनता है. ये सब पूरा लिखना है वो बनता है. और उदाहरण रुको जयति इसका आपको पता है क्या होता है. मैं अब इसको खोलने वाली हूँ. रुको जयति का रुको जयति रुको जयति विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे मृदु व्यंजन है. विसर्ग का उ होता है और क्या लिखा
विसर्ग के पूर्व में अ हो और पश्चात अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ होता है और पूर्व का अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है। जैसे उदाहरण रुको जयती तो रुको जयती बना। या आप लिखा नहीं होगा तो वहां पर ये उत्तर लिखना। लिखो हो गया। अब आगे का प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था? दंत वर्ग और मूर्धन्य वर्ग की संधि बतानी थी। कौन सी संधि? दंत वर्ग और मूर्धन्य वर्ग, इनकी कौन सी संधि होती है? असमान जाति संधि। मूर्धन्य की संधि बताकर उनका उदाहरण से स्पष्टीकरण कीजिए। तो यहाँ पर दंत्य दंत्य कौन सी? स अथवा दंत्य वर्ण, स अथवा दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण में कौन कौन से आते हैं? त थ द थ मूर्धन्य कौन से हैं? श अथवा मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण हो, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? तो थ स का दंत्य वर्ण और उसके आगे पूरा मैंने नियम लिखा नहीं। स का दंत्य वर्ण, स का दंत्य वर्ण इनमें से कोई व्यंजन हो। पूर्व में स अथवा दंत वर्ण में से कोई हो और पश्चात स अथवा मूर्धन्य वर्ण में से कोई वर्ण हो तो दंत की जगह मूर्धन्य होता है। दंत की जगह मूर्धन्य होता है। उदाहरण एक दिया था वहां पर, तत् प्लस टीका। अब तो है क्या? दंत वर्ण है, रागी मूर्धन्य वर्ण है। इस दंत की वर्ण कितने नंबर का है? दंत एक नंबर का है। तो कौन सा होगा यहाँ पर मूर्धन्य का? एक नंबर का ट होगा। यहाँ पर ट प्लस टीका, ये तटीका है। वह टीका इसका अर्थ होता है। अब मैंने पूरा लिखा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। पूर्व में स अथवा दंत वर्ण में से कोई वर्ण हो, पश्चात श अथवा मूर्धन्य वर्ण में से कोई वर्ण हो तो दंत की जगह मूर्धन्य होता है। आपको लिखवाया है, सिर्फ आपको क्या लिखना है वो समझा रहे सर एक बार। आगे तीसरा, विसर्ग के पश्चात थ छ ट ट हो तो क्या होता है? ये समझ में आया? पूर्व में स या पर त की जगह स हो या त हो या द थ हो द हो ध हो द अथवा न हो तो आगे यदि मूर्धन्य होगा तो उसका दंत की जगह मूर्धन्य होता है। तो ये कितने नंबर का है? एक नंबर का है। इसलिए ये मूर्धन्य का एक वर्ण हुआ, इसलिए तटीका बना। हाँ, ये दंत और मूर्धन्य वर्ण की संधि हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। आगे विसर्ग के पश्चात, यहाँ पर विसर्ग है और बाद में क्या है? क्या है? विसर्ग है तो इसका यहाँ पर विसर्ग है और त ठ है। इस विसर्ग का
क्रम से च छ है तो श बनता है। श बनेगा। इन दोनों में से कोई भी हो तो बने। और त थ है तो स प्लस त थ और श प्लस ट ट है नहीं च हो या छ हो त हो या थ हो थ हो ट हो या थ हो। इस प्रकार ये विसर्ग के पश्चात हाँ च छ त थ ट ठ आने पर क्रम से श स और श होता है। ये इसका उत्तर है। उदाहरण क्या दिया है यहाँ पर रामच ये उदाहरण है राम प्लस च विसर्ग के यहाँ पर ओ नहीं करना है यहाँ पर चा है ना नहीं तो कोई ओ करेगा नहीं करेगा राम इसको अलग अलग लिखो इसको ऐसा प्लस च राम प्लस ये च है तो यहाँ पर ये श बना ये च तो रामश्च बना। अब इस त का उदाहरण राम तरती राम प्लस विसर्ग प्लस तरती राम प्लस प्लस तरती रामस्तरती। रामस्तरती इन तीनों के अलग अलग श के उदाहरण यहाँ लिखा है श है त थ हो तो यहाँ पर त है तो इसका स बना राम हरि चरती राम टीकते राम प्लस टी प्लस और प्लस टी। और धन के संदर्भ में बेटा आता तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा वैसा नहीं है यहाँ पर विसर्ग संधि के लिए नियम आया है वेश आया राम इसको आपको वाक्य में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है विसर्ग के पश्चात च छ हो त थ हो ट ट हो तो क्रम से श स श होता है और उदाहरण आगे दिया है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है आपको पूरा वाक्य लिखकर वहां पर ये करना है। आपको दिया है इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ सिर्फ क्या सही है वो दिखा रही। आया हो गया है पूरा। हाँ फटाफट इसलिए ले रहे हैं इसको लगा के मैं फास्ट ले रही हूँ लेकिन आपको एक दो बार हुआ है सिर्फ आपके जो लिखा है उसको चेक करना है इसलिए मैं फटाफट ले रही हूँ अभी। जिनको लिखना है तो आप वहाँ पर जो लिखे हैं विसर्ग है तो विसर्ग संधि में देखो स्वर संधि तो स्वर संधि में देखो और व्यंजन संधि तो व्यंजन संधि में देखो वहाँ पर ये सब नियम है क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है तो इसलिए मैं जो उत्तर है वो फटाफट आपको समझा रही हूँ। आगे विसर्ग का र कब होता है? विसर्ग के पूर्व में कोई भी स्वर हो या आगे व्यंजन हो तो विसर्ग का र होता है। विसर्ग का र कब होता है ऐसा प्रश्न था। तो विसर्ग के पूर्व में कोई भी स्वर हो अ को छोड़कर अ आ को छोड़कर अ को छोड़कर कोई भी स्वर
तो कोई भी जो कौन सा है कि आ ई ई आ नहीं ना, को छोड़ कर ई आएगा, ई ई ऊ ऊ रू 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 ए आई ओ ओ। ये कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर विसर्ग के पूर्व में, पूर्व में कोई भी स्वर हो और आगे विसर्ग के पूर्व में कोई भी विसर्ग के पूर्व में कोई भी स्वर हो अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, तो विसर्ग का र होता है। लिखो, उसके बाद आप नियम लिखो। ये एक ही है, यहाँ से लिखो। विसर्ग के पूर्व में आ को छोड़कर कोई भी स्वर कौन से आएंगे? आ को छोड़कर ई ऊ लू ए ओ। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए इसको पूरा लिखा है मैंने। तो ये स्वर हो और पश्चात स्वर विसर्ग का र होता है। तो उदाहरण कौन सा है? कवि जयति। विसर्ग के पूर्व में क्या, इसको खोलते हैं पहले, ई प्लस विसर्ग प्लस ज। अब वो जयति है, आप लिखना बाद में। यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में ई है, यानी तो आपको छोड़कर कौन सा स्वर आया? ई स्वर है। और आगे ज यानी क्या है? मृदु व्यंजन। मृदु व्यंजन है, तो विसर्ग का र होता है। विसर्ग का र होता है। ये जो अब ये क्या होगा? एक कवि, ये ज है ना, ज के ऊपर र आएगा, कवि जयति। उदाहरण लिखो, विसर्ग के पूर्व में आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, तो विसर्ग का र होता है। तो यहाँ विसर्ग के पूर्व में ई है, यानी आ को छोड़कर स्वर है, आगे मृदु व्यंजन है, तो विसर्ग का र किया। जो आधा र होता है तो आगे शब्द के ऊपर चढ़ता है, इसलिए यहाँ पर ज के ऊपर र को चढ़ा दिया। ये लिखना नहीं है, जो आपने पेपर सॉल्व किया वहाँ पर देखना है। यदि आपको अभी फास्ट लग रहा है तो वहाँ पर जो आपको विसर्ग संधि के नियम लिखवाए वहाँ पर आप जाके देखना, तो वहाँ मिल जाएगा नियम। कसं वो नाही। आगे कठोर व्यंजन किसे कहते हैं? आयादी संधि। आयादी संधि किसको कहते हैं? एक स्वर संधि है, आपको उस दिन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन वो गलती से आपको वो संधि वहाँ पर दी। वैसे तो बहुत पहले आ चुकी है संधि, लेकिन मैंने बोला नहीं था स्वर संधि आएगा ऐसा करके, लेकिन मेरी ही गलती से वो हो गया है, तो वो एक बार देख लो। ये ए आई ओ और औ,
इनके आगे स्वर आने पर, इनके आगे क्या है? स्वर आने पर इनका क्रम से ए है अय बनता है, आई है आय बनता है, ओ है तो अव बनता है, आव है तो आव बनता है। इसको कैसे लिखेंगे? तो ए आई ओ औ इनके आगे या पश्चात स्वर आने पर तो इन स्वरों का अय आय अव और आव आव बनता है। इन दो स्वरों का नहीं चाहिए लिखा होगा वहां पर। ये ए आई इनका आय बनता है, क्या आगे आने पर? स्वर आने पर। ये तो इसको कहते हैं आयादी संधि। दो स्वर एक जगह आने पर उनकी संधि नियम से होती है। इनकी संधि नियम से होती है। तो क्या संधि होगी? ए का आय बनेगा और इसके आगे समझो अ आया होगा, ये पूरा इसमें मिल जाएगा। हाँ, अय जो हलंत है वो पूरा तो पूरा हो जाएगा आय। इस ए का आय बना और आगे स्वर है उसको मिला दिया। हाँ, जैसे यहाँ पर भू का भू बनाया था ना आपने, क्या बनाया था? भू धातु है प्लस विकरण अ लगा प्लस ती है। आप इसको खोलो पहले, भ प्लस उ प्लस अ प्लस ती, तो ओ के आगे अ आया तो क्या बनता है? वो क्या दिया? ओ के आगे वो अ आया तो ओ बनेगा, प्लस ओ प्लस ती। बहुत हाँ, यहाँ पर गुण संधि करना है पहले, फिर अ मिलाना। यहाँ पर क्या हुआ? ओ है ना, ओ का और प्लस अ है। ये प्रथम गण का धातु है तो अ विकरण लगाने के पूर्व में अंत स्वर को अतः उपांत स्वर का गुण हुआ तो ओ हुआ प्लस अ प्लस ती। ओ के आगे अ आया तो ओ के आगे अ आया तो ओ का क्या बनेगा? अव। अव। ये हो गया आपका अव। इसमें मिलाओ, ये भवती। हाँ, इस संधि को क्या बोलते हैं? आयादी संधि। आयादी संधि। एक बार लिखो आप। आगे इसको आगे कौन सा नियम है? विसर्ग के बाद विसर्ग है, इसके बाद श है, तो इस विसर्ग के बाद श है, इस विसर्ग के बाद स है। तो एक तो वैसा का वैसा स रहेगा, श रहेगा, श रहेगा, स रहेगा। देखना है तो वाक्य मैंने आगे पीछे का दिया नहीं, उन्होंने क्या लिखा है? विसर्ग के पश्चात श हो तो स हो, तो विसर्ग का, इस विसर्ग का क्या बनेगा? एक तो वैसा का वैसा रहेगा, नहीं तो क्रम से श का श और स का स और स का स बनता है और प्लस श या आगे का श है। उदाहरण क्या दिया था वहां पर? कवैया का शंसती। कवैया शंसती। तो यहाँ पर विसर्ग का विषय आया तो यहाँ पर विसर्ग का विषय आया तो विसर्ग का श बनता है। इसलिए विसर्ग का क्या करो? एक तो वैसा का वैसा रखो, इसका श। कवैया शंसती।
माहिती करू काय झालं? माहितीच जोडलं मी गेट भरले म्हणून मी बाई अरे सगळे गेले की त्यांचे नियम. आवाज येत आवाज येत नाही अजून. त्यांचं म्हणून फोन येत होता त्यांचा की आवाज ऐकू येत नसेल त्यांना. अच्छा चलो, तो क्या समझा रहे, यदि आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही, देख तो सकते हो आप, तो उससे आप कर लो. और ये नियम आपके पीछे आए हैं, तो आप घबराना मत. नहीं आवाज़ सुनाई दे रही तो अंदाज से आप थोड़ा सा बारीक आवाज़ जो भी आई होगी उसमें से अंदाज़ा करो, क्योंकि वो माइक उसको लगाना रहेगा है ताज. तो कवयः शंसन्ति, कवयः शंसन्ति. पूर्ण गेलं आजचं खरं. आगे ये समझ में आया. विसर्ग के बाद श हो तो इस विसर्ग का श होता है. विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग का श होता है. विसर्ग के बाद स हो तो विसर्ग का स होता. उदाहरण एक ही दिया है, बाकी का जहाँ पर आएगा वहाँ पर बताया जाएगा. आज माइक नहीं था तो चिंता मत करना, आपके पास सब नियम लिखे हुए हैं, वहाँ से देख लीजिए. अब अंतिम था प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 व्यंजन. कठोर व्यंजन किसको कहते हैं ना, प्रत्येक वर्ग के, यानी क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, त वर्ग जो भी है, तो प्रत्येक वर्ग के पहले 2 व्यंजन क ख च छ ट ठ त थ प फ. और ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन से, श श स, इनको कठोर व्यंजन कहते हैं. समझ में. प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग का है, क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, त वर्ग का त थ, ट वर्ग का ट ठ, प वर्ग का प फ. ये 5 वर्ग है ना, उनके पहले 2 व्यंजन. और ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन से हैं, श, श और स. इनको कठोर व्यंजन कहते हैं सभी को. अभी तो वाक्यों के अर्थ ही है ना सिर्फ. अभी तो हाँ वो तो सरल है. अभी प्लस नंद धातु का अर्थ क्या है, हाँ प्रथम गण का है प्रशंसा करना, उसका अर्थ है प्रशंसा करना. ये हो गया. आगे का क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 8 है ना, 8. तो अभी प्लस नंद प्रशंसा करना, प्रथम गण या प्रथम गण लिखो और उसका अर्थ है प्रशंसा करना. दूसरा कौन सा है, प्र प्लस क्षल, दशम गण का है धोनार्थ होता है. आगे मार्ग धातु, दशम गण है, उसका अर्थ है खोजना, खोजना, खोजना. आगे चौथा है आ प्लस नी, प्रथम गण का है ये, अर्थ है ले जाना. पांचवा अनु प्लस रु, प्रथम गण का धातु है
अनुसरण करना या पीछे जाना, अनुसरण करना। आगे छठा कौन सा है? दा, दा यानी यच्छ होता है उसका, प्रथम गण का है देना। सातवां दंड, ये सरल है आपके, दंड यानी दशम गण का है, यानी सजा देना, सजा देना। भक्ष यानी भक्ष कौन से गण का है? दशम गण का है, खाना। घुष और पीड़ तो आपको पता ही, घुष है घोषणा करना, पीड़े पीड़े थे दशम गण का है पीड़ा देना। हो गया। आगे ये आपके हैं सब, अभी पीछे ही आपको ये सब आपको दिए हैं, तो इसमें यदि नहीं दिख रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है तो ये इसको आप डरना मत। एक बार मुझे वो पेपर कवर करना है, इसलिए मैंने आज उसको थोड़ा सा फास्ट लिया। वाक्य है, वाक्य आपने किए होंगे तो बकल लेते हैं उसको फटाफट। 10-11 वाक्य हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका प्रकरण आगे लेना है, तो हम बाकी का कर लेते हैं और उसके बाद चौथी विभक्ति का नियम लेंगे। नहीं तो मैं इसकी आंसर शीट आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, जिनको चाहिए व्हाट्सएप पर देख लेना।